बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल शरीक हयात इज़ा कलम बिनते असलम, किस्त नंबर 24। वो दोनों कुछ देर पहले ही हॉस्पिटल पहुंचे थे। हर तरफ गहमा गहमी थी का माहौल था। कोई कहीं भाग रहा था तो कोई एमरजेंसी को देख रहा था। रोबा और निक इसे नदीम के कमरे की जानिब ले जा रहे थे जब रोबा की नज़र एक बच्चे पर पड़ी जो शायद चंद दिन का था, जिसकी दोनों टांगें प्लास्टर में जकड़ी हुई थी। उसकी तकलीफ़ का सोचकर उसके दिल को ठेस लगी थी। आगे बढ़ी तो कोई औरत एक लाश पर सर रखे रो रही थी। उसने तड़प कर हैदर के कंधे पर हाथ रखा। हैदर ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो इस लड़की के आंसू देखकर उसने रोबा को देखा जो अफसोस से इसे देख रही थी। फिर अपने कंधे पर मौजूद उसका हाथ को हल्का सा दबाया। वार्ड्स में पहुंचे तो एक ऐसा आदमी नज़र आया जो बिल्कुल हैदर जैसा था, व्हील चेयर पर, जिसकी एक टांग काट दी गई थी। दूसरी तरफ कोई लेबर रूम पेन से जूझ रही थी। उसके पास मौजूद नर्सेज उसके लवाहिकीन को बता रही थी कि मेरे कार्ड बच्चे के गले में फंस गया है, हो सकता है उनका बच्चा मर जाए या इस मर्द की बीवी। उसके लिए तो दोहरी क़यामत थी। रोबा की गिरफ्त कंधे पर मजबूत हो गई थी। हैदर उसकी कंडीशन समझ सकता था, इसलिए निक को मुखातिब किया, जल्दी चलो। कुछ देर बाद वो दोनों नदीम के ऑफिस में मौजूद थे, जहाँ उसकी और दूसरे डॉक्टर्स की तस्वीर के साथ उसकी डिग्री भी लगी थी। एयर कंडीशनर कमरे में भी रोबा का दम घुट रहा था। इसे हैदर की फ़िक्र खाए जा रही थी, कहीं वो परेशान ना हो जाए। हैदर उसकी परेशानी से परेशान था। जब कुछ डॉक्टर्स और वार्ड बॉयज़ आए और वो नदीम नहीं था, कोई और था, मगर हैदर से उसका रवैया इंतहाई नरम था। वार्ड बॉयज़ को उसके साथ में पल लेने का कहकर वो चला गया था। वार्ड बॉयज़ ने हैदर की चेयर्स को आगे धकेला तो रोबा भी उठ खड़ी हुई। मैम, आप यहीं रुकें, हमें उनके कुछ टेस्ट करने हैं, तो आप प्लीज़। उसने परेशानी से रोबा को देखा जो खुद परेशान थी। जब नदीम अंदर आया, चलो हैदर। नदीम को देखकर इसे कुछ सुकून हो गया था। रोबा भी खामोशी से बैठ गई। टेस्टों के बाद इसे जनरल रूम में लिटा दिया गया था। उसके कपड़े भी तब्दील कर दिए गए थे। नर्सिस के कमरे से जाने के बाद उसने नदीम को मुखातिब किया, डॉक्टर नदीम, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। 2 घंटे तक रिपोर्ट्स आ जाएंगी, फिर तुम्हारी MIR है, उसके बाद कुछ नॉर्मल बातें और बस। नहीं, मैं कह रहा था रोबा को भेज दें प्लीज़। उसने मुस्कुराकर साबत में सर हिलाया और बाहर निकल गया। कुछ देर बाद रोबा आ गई थी, भाग कर उसके सिरहाने पहुंची, उसका हाथ थामा। हैदर, आप ठीक हैं? आप परेशान तो नहीं हुए? कोई मसला तो नहीं हुआ? उसने यकदम उसके मुंह पर हाथ रखा। कुछ नहीं हुआ, बस नॉर्मल टेस्ट थे, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो ना? हैदर ने उसके हाथ लबों से लगाया तो वो चंद लम्हे इसे देखती रह गई। क्या यार, मैंने मिस किया तुम्हें? और लाइसेंस है मेरे पास। उसने जूस का गिलास उसके सामने किया। चंद घूंट लेने के बाद वो उसने रोबा के लबों से लगा दिया। मैं जानता हूँ जितना मैंने खाया इससे भी कम तुमने खाया है, पियो इसे। आज तो उसका हक जमाने का अंदाज ही कुछ और था। रोबा, मैं जब ठीक हो जाऊंगा ना तो हम सब से पहले नाहिद खाला से मिलने जाएंगे। उसने सवालिया निगाहों से इसे देखा। नाहिद खाला मेरे दोस्त की अम्मी जो जरी का काम करती हैं, उसने स्पेशल तुम्हारे लिए ड्रेस बनवाएंगे, तुम मुझे पहन कर दिखाना। तुम करोगी ना खुद को मेरे लिए रास्ता? रोबा का दिल भर आया था। उसने असाबत में सर हिलाया तो वो खुश हो गया। और फिर ना जाने हैदर ने इसे 2 घंटों में पहली दफ़ा कौन कौन से किस्से सुनाने लगा था। आज सुबह के बाद तो वो बिल्कुल ही बदल गया था। फिर बातों का तसलसल तब टूटा जब नदीम हवाई मेल की तरह नाजिल हुआ था। हैदर, चलो, तुम्हारी MIR आई है। और देखते ही देखते वार्ड बॉयज़ इसे एक चेयर्स पर बिठा कर ले गए थे। रोबा वहीं MIR रूम के अंदर एक तरफ खड़ी हो गई। हैदर को लिटाकर मशीन के अंदर भेजा जा रहा था, जहां इस पर से लेज़र गुजर रही थी और एक पॉइंट पर जाकर रुक गई थी। नदीम समेत कई डॉक्टर्स कुछ डिस्कशन कर रहे थे। रोबा का सारा ध्यान हैदर की जानिब था, जो चित लेटा आंखें बंद थी, जिसे देखकर इसे खौफ आ रहा था, दम घुट रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो दूसरे लम्हे वहाँ से निकल जाए। काफ़ी देर डिस्कशन के बाद नदीम ने ऑपरेटर को इशारा किया बाहर निकालने का। इसने बटन्स तो प्रेस किए मगर वो चली नहीं। हैदर बाहर नहीं आया। नदीम ने दोबारा ऑपरेटर को देखा। ऑपरेटर की परेशान आवाज़ रोबा ने भी सुनी थी। वो आगे बढ़ी, हैदर को देखा जो अंदर बेचैन हो रहा था। नदीम ने ऑपरेटर को हटाकर खुद भी चलाई, मगर कोई फ़र्क नहीं था। अंदर हैदर का दम घुट रहा था, इसे बेचैनी हो रही थी। और कितनी देर है डॉक्टर? हैदर की बेचैन आवाज़ रोबा को उसके पास ले आई थी। हैदर, बस 2 मिनट। उसने सवालिया निगाहों से नदीम को देखा, जिसने इसे सब्र रखने का इशारा किया था। यह अचानक कैसे बंद हो गई? सर, पता नहीं, कुछ दिन से इशू तो कर रही थी मगर आज तो बिल्कुल ही बंद हो गई। मैनेजमेंट को क्यों
नहीं बताया, और अंदर पेशेंट है और मशीन बंद हो गई, तुम जानते हो ये कितनी बड़ी बात है। अंदर अब हैदर को पसीना आ रहा था, माथे से पसीना साफ करके गहरा सांस लेकर आंखें खोली, मगर रोशनी पड़ने की वजह से फिर आंखें बंद कर लीं। रूबा प्लीज़ बाहर निकालें मुझे, नदीम भाई कुछ करें। उसकी आवाज़ ना चाहते हुए भी भर गई थी। नदीम कभी परेशानी से रूबा को देख रहा था तो कभी मशीन को। रूबा को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसने हैदर की टांगों से पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। उसकी कोशिश ऑपरेटर ने नदीम को देखा, पेशेंट को खींचकर बाहर निकाल लेते हैं, मगर तब तक नदीम वहां पहुंच चुका था रूबा की मदद करने। इन तीनों ने मिलकर इसे खींचा और मशीन से बाहर निकाल लिया। बाहर आने पर वो हमनकों की तरह इन तीनों को देख रहा था जो तेज़ सांस ले रहे थे। फिर हैदर के मुंह देखकर हंस दिए। पाकिस्तान की मशीन तो खुद ही बाहर ही निकाल देती है, आपकी टांगें खींच कर छोड़ती हैं। नहीं, हमारी भी खुद ही निकाल देती है। सॉरी, सिस्टम में थोड़ी ख़राबी आ गई थी, इसलिए वो तो भला रोबा का जिसका दिमाग काम कर रहा था। ये इसी का आइडिया था, वरना तो मैकेनिक के आने तक कुछ नहीं करने वाला था। वही तुम ठीक हो ना? नहीं, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे दोबारा नहीं जाना। हैदर के डरे हुए लहजे को देखकर नदीम की हंसी निकल गई थी। डोंट वेरी, काम हो गया था, अब नहीं जाना। 1 हफ्ते तक रिपोर्ट आएगी तो तब तक रेस्ट करो। इसे व्हीलचेयर पर शिफ्ट करने के बाद रूम भी भेज दिया गया था। हैदर आप ठीक है ना? ना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? उसने मोहब्बत भरी नज़रों से इसे देखा। तुम्हारे होते मुझे कुछ हो सकता है? तुम तो नज़र पटू हो मेरा। उसके शगुफे पर वो मुंह खोले इसे देख रही थी जो हंस रहा था। शाम को वो तीनों एक साथ ही वापस आए थे। दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही शाह भाग कर हैदर के पास आ गया था। आप कहाँ गए थे? नदीम और रूबा उसकी बेचैनी देख रहे थे। नदीम थका मांदा सा आगे बढ़ गया था। शाह फिर से हैदर की गोद में आ बैठा था। मैं तो हॉस्पिटल गया था। शाह ने हाथ माथे पर मारा। मैं सारे घर में ढूंढ रहा था। माथे से बाल हटाते उसने अफसोस से कहा। 2 दिन में ही वो हैदर से मानूस हो गया था। रूबा व्हीलचेयर धकेलती इन्हें सबके पास ले आई थी। हैदर कोट उतार कर सोफे से सर टका लेटा था। नाजी ने इसे पानी दिया तो पकड़कर टेबल पर रख दिया। क्या हुआ, सब ठीक रहा ना? रूबा ने मुस्कुराकर साबत में सर हिलाया। नाजी ने हैदर को देखा तो पानी का गिलास शाह के मुंह से लगाया, इसे पानी पिला रहा था। इसने नदीम को देखा जो पुरसकून बैठा था। उसके कान के करीब झुकी। नदीम, शाह को अपने पास बुलाए ना, आप भी प्यार करें इससे। इसने माथे पर बल लाकर इसे देखा। वो हैदर के साथ खेल रहा है तो तुम्हें क्या मसला है? मैं थक गया हूँ, परेशान मत करो। ओवरऑल उठाकर वो अंदर चला गया था। हैदर आप भी आराम कर लें, थक गए होंगे। हाँ, बस थोड़ी देर इसके साथ खेल लूँ फिर। नाजी ने एक नज़र नदीम के कमरे के बंद दरवाजे को देखा था। नदीम कमरे में बैठा लैपटॉप पर कुछ रीड कर रहा था। बेड पर नीम दराज, एक टांग सीधी किए दूसरी फोल्ड करके लैपटॉप रखे, वो बिल्कुल इसमें खोया था। जब दरवाज़ा खुला उसने नागवारी से नाजी को देखा। वो इस दिन से ही सख्त नाराज़ था इससे ज़्यादा नाराज़गी ये थी कि इसने इसे मनाने की भी कोशिश नहीं की थी। नदीम, मुझे बात करनी है, प्लीज़ गुस्सा मत करिएगा। उसने तनबीह करने वाले पर इससे एक नज़र इसे देखा, फिर स्क्रीन की तरफ मतवज्जे हो गया। बोलो। नदीम, शाह बड़ा हो रहा है, वो चीज़ों का मुशाहिदा करने लगा और हैदर भाई के साथ वो बहुत मानूस होता जा रहा है। इस दिन जब आप मुझसे नाराज़ हुए थे तो इसके अलावा कोई बात नहीं है तुम्हारे पास करने के लिए। इस दिन जो कुछ भी वो तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ। खैर, मुझे अब तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। जाओ और जाकर अपने काम देखो, मुझे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नदीम, प्लीज़ मेरी बात पूरी सुन लें। मगर इससे पहले ही वो लैपटॉप उठाए बाहर निकल गया था। नदीम, आप गौर नहीं करें, फिर ना कहिएगा आपका बेटा आपसे दूर हो रहा है। हैदर को अमेरिका आए 2 हफ्ते हो गए थे और इन 2 हफ्तों में उसके तमाम ख़ास व आम टेस्ट हो गए थे, जिनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस को और कुछ कम करने के लिए मेडिकेशन हो रही थी। नदीम और नाजी के दरमियान की गलतफहमियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। शाह और हैदर की उनसियत भी बढ़ गई थी। हैदर अब लफ्ज़ों से ज़्यादा रूबा को प्यार जताने लगा था, इसे सताने लगा था, इसे बातें सुनाने लगा था। नदीम कमरे में हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रहा था। इधर उधर नज़र दौड़ाई तो ओवरऑल कहीं नज़र नहीं आया। नाजी नाजी दुपट्टे से हाथ पोंछती वो कमरे में आई। जी नदीम, हैदर और रूबा भी सामने ड्राइंग रूम में बैठे थे।
कमरे का दरवाज़ा भी खुला था। मेरा ओवरऑल कहाँ है? उसके सवाल पर उसने माथे पर हाथ मारा। वो तो मैं प्रेस करना ही भूल गई। और दूसरा धोने वाला है। उसने गुस्से से इसे देखा, 2 कदम उसकी तरफ बढ़ाए। क्यों? वो कल रात को शाह का हाथ। उसने हैरत से इसे देखा। क्या हुआ शाह के हाथ को? वो कल उसने हाथ पर चाय गिरा ली थी। इस वजह से नदीम का पारा और भी हाई हो गया और गुस्से में हाथ उठाया, मगर फिर खुद को रोक लिया, हाथ नीचा कर लिया। इतनी लापरवाह तुम कहाँ थी? मैं किचन में थी। किचन में खाना बस यही रह गया। मेरा तो ख्याल वैसे ही छोड़ चुकी हो। उसका तो रख लो। रोबा और हैदर ने ये मंजर देखा। रोबा चले यहाँ से। साबत में सारे हिलाकर वो इसे ले गई। मैं तुम्हें बता रहा हूँ नाजी, अगर मेरे बच्चे को दोबारा खरोच भी आई तो मैं भूल जाऊँगा कि तुम उसकी माँ हो। मैं तुम्हें उससे अलग कर दूँगा। उसके भी हर जिम्मेदारी इसे आज़ाद कर दूँगा। उंगली से तनबीह करता वो बाहर निकल गया था और वो वहीं सुन्न हो गई थी। हैदर को कमरे में छोड़ने के बाद वो बाहर आई तो नदीम जाता दिखाई दिया। कदम बेसाख्ता नाजी के कमरे की जानिब बढ़ गए, जहाँ वो बेड पर बैठी रो रही थी। नाजी भाभी, आपको क्या हुआ है? रोबा को देखकर वो बेसाख्ता उसके गले से लगकर रो दी थी। नदीम कह रहे थे वो शाह को मुझसे दूर कर देंगे। मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती हूँ। मैं मर जाऊंगी शाह के बगैर। वो मेरे बगैर नहीं रहता। मैं क्या करूँगी? रोबा ने हमदर्दी से इसे चुप करवाने की कोशिश की। जवाब भी देती तो क्या? इसे तो अभी तक समझ नहीं आ रही थी उनके बीच में बोले या ना। सारा दिन रोबा नाजी का उतरा चेहरा देख देख कर घुलती रही थी। इन सब में इसे अपना आप एक तमाशाई जैसा लग रहा था, जो खामोशी से उसकी बेबसी देख रही थी। नाजी ने इसे बताया था कि उनकी पसंद की शादी है, फिर उनके बीच ये अख्तलाफात क्यों? नदीम तो ऐसा था जैसे इसे इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, मगर रोज़ के बरक्स वो ज़्यादा खामोश था। रोबा सोफ़े पर लेटी इन्हीं के बारे में सोच रही थी और हैदर मुस्कुरा कर इसे ही देख रहा था। रोबा बात सुने। पास आने पर इसने हाथ पकड़कर बिठा लिया था। ऐसी कौन सी सोच दर आई है जो आज मुझे देखने का भी वक़्त नहीं? हमेशा की तरह उसने उंगलियों से खेलते सर झुका लिया। उसकी नोचती निगाहों को देखकर उसने रोबा को हाथ पकड़ लिया था। रोबा, क्या? हैदर, एक बात कहूँ, मानेंगे? उसका संजीदा चेहरा देखकर उसने उठने की कोशिश की तो रोबा ने उसके टेक बैकग्राउंड से लगा दी थी। सब ठीक है हैदर, नदीम भाई का रवैया नाजी भाभी से ठीक नहीं है। वो इन पर गुस्सा करते हैं। और रोबा, मेरी बात सुनो। उसकी बात काट कर उसने उसका चेहरा ऊपर उठाया। हम यहाँ मेहमान हैं, हम उनके बीच नहीं बोल सकते। उनका ज़ाती मसाइल में बोलना ठीक नहीं है। वो क्या सोचेंगे? इसके लिए कुछ भी कहने की कोशिश मत करना। मुझे भी नज़र आता है जो कुछ भी हो रहा है, मगर क्या करें? इन्हें आपस में हल करने दो। लेकिन हैदर, आपस में बात करवाने के लिए भी तो किसी को उन्हें मनाना होगा ना। हैदर, किसी की सुलह करवाना नेकी है। ओह, कभी कभी ऐसी नेकियां गले पड़ जाती हैं। डॉक्टर नदीम का रवैया मेरे साथ लाख अच्छा सही, मगर मैंने महसूस किया वो अपने मामूलात में दखल अंदाजी पसंद नहीं करती। और अगर इन्होंने ये कह दिया कि तुम होते कौन हो बोलने वाले, तो आसिया आंटी को बता दें। इसने कुछ सोचकर जवाब दिया, मुझे लगता था तुम बहुत समझदार हो, मगर नहीं, तुम में थोड़ी बेअक्ली है। उसकी बात पर इसने ताज्जुब से इसे देखा था। हैदर, हमें 2 हफ्ते हो चुके हैं यहाँ, अभी तक तो उन्होंने हमारे साथ फैमिली जैसा रवैया रखा है। एक बार बात करके तो देखते हैं, इन्हें समझा कर देखते हैं, आखिर मसला क्या है। हैदर, आसिया आंटी मेरी रहनुमा तब बनी थी जब मैं उलझनों में फंसी थी। आज मेरा फ़र्ज़ है उनके बच्चों को उलझनों से निकालने का। प्लीज़ एक बार बात करते हैं मेरे लिए, प्लीज़। उसके ज़ोर देने पर वह चंद लम्हे इसे देखता रहा। उसके परेशान चेहरे को देखकर उसने हामी भी भर ली। उसके चेहरे पर एक चमक आ गई थी। थैंक यू हैदर, मैं नाजी भाभी से बात करती हूँ और नदीम भाई से। आप फिर एक दूसरे को बताएंगे वो क्या कहते हैं। उसकी मासूमियत से सर हिलाने पर रोबा ने इसे ज़ोर से गले लगाया। थैंक यू अगेन डियर हबी। वो अलग होने लगी तो नाकाम रही। बस हैदर की सरगोशी की आवाज़ आई, प्लीज़ कुछ देर और। रोबा ने मुस्कुराकर अपनी कोशिश तर्क कर दी थी। अगली सुबह इतवार की थी। नदीम आज घर पर ही था, इसलिए सुबह से माहौल में एक तनाव था। नाजी और नदीम की कल रात से कोई बात नहीं हुई थी। दोनों ही खामोश थे। रोबा और नाजी दोनों नाश्ता बना रही थी। नदीम वॉक से वापस आया था। हैदर भी लॉन में ही बैठा सुबह का मंजर देख रहा था, जब वो थका मांदा रकू के बल झुका गहरे गहरे सांस ले रहा था। हैदर ने एक नज़र इसे देखा और सोच में पड़ गया कि वो बात शुरू करे भी तो कैसे। नदीम पानी की बोतल मुंह से लगाते वहीं बैठ गया। एक नज़र हैदर को देखा जो सर झुकाए बैठा था। सब ठीक है? उसने मसनूई मुस्कुराहट से इसे देखा। जी, मगर नदीम के लिए ये बात तस्लीम बख्श नहीं थी।
ناشتے کی میز پر بھی وہ دونوں اشاروں سے بات کرنے کا کہہ رہے تھے، جسے ندیم بخوبی دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر نازی کو دیکھا جو افسردہ سا سراپا لیے شاہ کو کھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اسے برا تو لگا تھا، مگر اس کی بڑھتی ہوئی لاپرواہی کا غصہ شاید زیادہ تھا۔ ناشتے کے بعد وہ دونوں لان میں ہی دھوپ انجوائے کر رہے تھے۔ روبا اور نازی اندر تھیں۔ یہی صحیح موقع تھا۔ ندیم ٹیبل پر بیٹھا حیدر کو دیکھ رہا تھا، جو کبھی اسے دیکھتا تو کبھی ادھر ادھر دیکھنے لگتا۔ روبا اسے میڈیسن دینے آئی تھی، تب بھی آنکھوں میں اشاروں کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ ندیم تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے انہیں دیکھ رہا تھا۔ روبا کے جانے کے بعد اس نے گھور کر حیدر کو دیکھا۔ کیا چھپا رہے ہو؟ پانی پیتے حیدر کو ٹھسکا لگ گیا تھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ وہ پھر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ نئی نویلی شادی ہوئی ہے؟ اس نے حیرت سے ندیم کو دیکھا تھا۔ نہیں، 1 سال ہونے والا ہے۔ تو پھر نئے نویلے دلہے جیسے لکس کیوں دے رہے ہو؟ سیدھی طرح بتاؤ کیا بات ہے؟ تمہارا ڈاکٹر تمہاری رگ رگ جانتا ہے۔ یہ کیا نینی گفتگو ہو رہی ہے روبا اور تمہارے درمیان؟ حیدر نے گہرا سانس لے کر گلاس ٹیبل پر رکھا۔ آپ کا رویہ آپ کی وائف کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ ایک ہی سانس میں بولے جانے والے جملے پر ندیم ریلیکس ہو کر ٹیک لگایا، کرسی پر سیدھا ہوا۔ مجھے لگا ہی تھا کہ بات تم لوگوں کو بھی محسوس ہوئی ہوگی۔ آپ کی اور ان کی ارینج میرج تھی۔ آپ پسند نہیں کرتے انہیں۔ میرا اور اس کا 2 سال افیئر چلا یونی میں۔ پوری یونی جانتی تھی کہ میں نازی کے علاوہ کسی میں بھی دلچسپی نہیں لیتا۔ آدھی یونی ہمارے نکاح میں شریک تھی۔ میں نے محبت کی حد تک محبت کی ہے اسے۔ دور درختوں کو گھورتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ تو محبت کہاں گئی؟ وہ محبت وہیں تھی حیدر، جب تک وہ میری نازی تھی، لیکن جیسے ہی وہ شاہ کی ماں بنی وہ مجھے بھول گئی، میری ضروریات بھول گئی ہے، مجھے وقت دینا بھول گئی ہے۔ یہی مسئلہ ہے شادی کے بعد۔ صرف نکاح سے پہلے محبت رہتی ہے، مگر شادی کے بعد وہ محبت روز چک چک بن جاتی ہے، کیونکہ یہ عورتیں صرف ماں بن کر رہ جاتی ہیں۔ وہ کئی دفعہ مجھے اگنور کر دیتی ہے شاہ کی وجہ سے۔ میں شاہ سے جلتا نہیں، حسد نہیں کرتا، میری اولاد ہے، مگر وہ توازن نہیں رکھ پائی۔ ابھی تو ایک ہے تو پاگل ہوئی رہتی ہے، دوسرے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا، جانے تب اس کا کیا حال ہوگا۔ مجھے اگنور کیا ٹھیک چلتا ہے؟ کل شاہ کا ہاتھ جل گیا اس کے ہوتے ہوئے، کم سے کم اس کا خیال تو پورا رکھ لے۔ اس بات پر غصہ آیا مجھے، ہر بات پر انکار، اکیلے ہو گیا۔ میں ہر روز اپنے سر درد کے ساتھ اکیلے جوجھتا بے قابو ہو جاتا ہوں۔ میں 2 پل میرے ساتھ بیٹھ کر مجھ سے میری پرابلمز پوچھنے کا وقت نہیں ہے اس کے پاس۔ شاہ کے پیدائش سے پہلے ٹھیک تھے، بہت پیار کرتے تھے، بہت خیال رکھتے تھے۔ پھر جیسے جیسے شاہ بڑا ہونے لگا میری توجہ زیادہ اس پر رہنے لگی۔ وہ چلتا تھا، مجھے ڈر لگا رہتا تھا کہیں گر نہ جائے، کوئی چیز خود پر گرا نہ لے، کچھ منہ میں ڈال نہ لے، سوئچ بورڈ کو ہاتھ نہ لگا لے۔ میں ہر وقت اس کے پیچھے بھاگتی رہتی۔ اس دوران ندیم اگنور ہونے لگے، مگر مجھے لگا انہیں فیل نہیں ہوگا، وہ بہت اچھے ہیں، سمجھیں گے۔ انہوں نے خود کو کام میں بھی بہت بیزی کر لیا۔ ہڈیوں کے ڈاکٹر کی نائٹ نہیں لگتی، وہ ساری رات ہاسپٹل میں گزار دیتے، اتنا خود کو مصروف کر لیا کہ ہمارے ساتھ وقت ہی نہیں گزارتے۔ شاہ کئی دفعہ بابا کہتا سو جاتا تھا، مگر وہ نہیں سوتے ہوئے بچے کو بھی نہیں پتا کہ اس کے باپ نے اس سے پیار کیا یا نہیں۔ وہ اپنے باپ کو بہت کم دیکھ پاتا تھا۔ مجھ سے پوچھتا تو میں کہتی بابا بلے گئے۔ وہ اداس ہو جاتا، لیکن میں نے کبھی ندیم سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ جب وہ مجھے اگنور کر کے شاہ کی ہو گئی تو میں نے بھی خود کو بہت مصروف کر لیا تھا، اتنا کہ شاید اسے احساس ہو کہ میں بھی ہوں۔ ساری رات ہاسپٹل میں فضول کیس پڑھتا رہتا۔ مہینوں میں کرنے والے کام میں نے دنوں میں شروع کر دیے کہ شاید مجھے مصروف دیکھ کر وہ مجھے سے کہے ندیم مجھے آپ کی ضرورت ہے، شاہ کو ہماری ضرورت ہے، مگر اس نے کبھی کچھ کہا ہی نہیں، بس شاہ اور شاہ جب بھی کچھ کہتا انکار کر دیا۔ شاہ کو اچھا نہیں لگتا، وہ ڈر جائے گا، آیا کے پاس نہیں چھوڑنا، جانے کیا سا سلوک کرے۔ تھک گیا میں یونی فرینڈز کو جواب دیتے کہ گائناکالوجسٹ نازیہ کہاں ہے، میں نے اسے گھر میں قید کر دیا۔ میں نے جس نے اسے یہ تک کہا تھا کہ بچے کے بعد بھی اسے اپنا پروفیشن نہیں چھوڑنے چاہیے۔ جب شاہ آنے والا تھا تب ساری رات سوچتی اپنا پروفیشن چھوڑنے کے لیے ندیم کہتے تھے مت چھوڑو، اپنے آپ کو پر ڈپینڈ رہنا مت چھوڑو، تمہاری سورسز لیے بہت اچھا رہے گا، مگر مجھے امی جیسا بننا تھا، شاہ کی پرورش کرنی تھی، ندیم کا خیال رکھنا تھا، گھر سنبھالنا تھا، نارمل ہاؤس وائف بننا تھا۔ اس بات پر بھی ندیم کافی وقت ناراض رہے تھے۔ یہ اب تک میرے بغیر نہیں رہتا تھا، تب کیسے چند ماہ کے بچے کو چھوڑ کر ہاسپٹل چلی جاتی، اور بعد میں اس نے جانے نہیں دیا۔ ندیم پہلے توجہ نہیں دیتے تھے، میں بھی کام میں بیزی ہو جاتی تو اپنا بچہ نہ کھو دیتے ہم۔ میں نے اس کی ہر غلطی
معاف کی، چھوٹی بڑی سب کچھ۔ اپنے 7 دنوں میں اس نے مجھے آدھی رات کو بھی اٹھا کر یہ کہا کہ نہ، مجھے یہ کھانے باہر جانا ہے۔ میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرتا تھا، مگر اس کے پاس میرے لیے آج 1 منٹ تک نہیں ہے۔ میرا لائسنس کینسل ہونے والا تھا اس کی وجہ سے، پھر بھی ایک لفظ نہیں کہا۔ اس سے محبت نہیں کرتا۔ ان کی میڈیکل ہسٹری کا فرسٹ کیس تھا، ایک ایلین فیملی کے بیٹے کا آپریشن تھا۔ اس کی میڈیکل ہسٹری مجھ سے گم ہو گئی۔ اس پیشنٹ کو ایک میڈیسن سے الرجی تھی۔ ندیم نے اسے اس کا انجیکشن دے دیا تھا۔ اس کی جان جاتے جاتے بچی تھی۔ ہاسپٹل کمیٹی کے سامنے بہت شرمندہ ہوئے تھے۔ لائسنس تک کینسل ہونے والا تھا۔ تب میری پریگنینسی کا 8 منتھ تھا۔ ایک لفظ نہیں کہا، بالکل نارمل۔ وہ تو ڈلیوری کے بعد نرس نے بتایا کہ ڈاکٹر ندیم کا لائسنس کینسل ہونے والا، اتنا پیار کرتے تھے، پھر پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اسے لگتا ہے میں ایسا اس لیے ہو گیا ہوں کہ کام کا بہت ٹینشن ہے، حالانکہ میں اس کی عدم توجہ کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہوں۔ مجھے گھر واپسی پر میری بیوی چاہیے جو میرا خیال رکھے، کیا حال پوچھے، مجھ سے یہ پوچھے سارا دن کیسا گزرا، مجھے میری مشکلات کا حل بتائے۔ ایسا نہیں کہ پانی کا گلاس دے کر کچن میں گھس جائے، بچے کے پیچھے شور مچائے۔ اکتا گیا ہوں میں، ایسا لگتا ہے جیسے گھر کے ماحول سے اکتا گئے ہیں، گھر سے دور بھاگتے ہیں، بات بھی نہیں کرتے۔ اور آج صبح تو کچھ ہوا وہ دیکھ ہی لیا نا۔ میں بیزی ہو گئی تھی اتنی کہ اپنی شادی کی سالگرہ بھول گئی۔ ندیم نے تیاریاں کی تھی، ساری ناراضگی بلا طاق رکھے، مگر میں بھول گئی، کمرے میں گئی ہی نہیں۔ اس بات پر روبا پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھتی رہی۔ ہماری کلاس کا سب سے بڑا دن بھول گئی۔ اتنا کیا بیزی ہونا کہ اپنے ساتھ والے کمرے میں قدم رکھنے کا وقت نہیں۔ اتنا غصہ آیا مجھے اس دن سے، دل اتنا دکھا کہ آج تک صحیح نہیں ہو پایا۔ اور اس کے بعد بھی منانے کی کوشش کی، ہر بات میں شاہ ندیم کہاں کھو گیا تھا۔ میں کوشش کی منانے کی، مگر وہ بات نہیں سنتے، ہر طریقہ اپنایا مگر نہیں، اور اب شاہ پر توجہ نہیں دے رہے۔ شاہ ندیم سے زیادہ حیدر بھائی کے کلوز ہو رہا ہے۔ مجھے برا نہیں لگا، مگر حیدر بھائی چلے جائیں گے تو وہ اداس ہو جائے گا، تو تب اگر ندیم اسے اپنا ہونے کا احساس دلائیں گے، لیکن وہ تو توجہ ہی نہیں دیتے، وہ دور ہو رہا ہے ان سے۔ اس کی لاپرواہیوں نے مجھے شاہ سے بھی دور کر دیا، اسے بھی وقت نہیں دے پاتا میں تھک گیا ہوں، بس اس لیے اس طرح رویہ ہو گیا ہے میرا، باقی کچھ نہیں۔ محبت آج بھی اتنی ہے۔ کرسی اکتاہٹ سے دھکیل کر وہ باہر چلا گیا، پیچھے حیدر پریشانی سے اس کی پشت کو گھورتا رہ گیا۔ بس اس لیے میں نے بھی منانا چھوڑ دیا۔ اگر ان کے پاس میرے بچے کے لیے وقت نہیں تو میرے پاس بھی ان کے لیے وقت نہیں۔ ٹرے اٹھاتی وہ بھی کچن میں گھس گئی۔ روبا افسردگی سے شاہ کو دیکھنے لگی جو ڈرائنگ روم میں سائیکل گھما رہا تھا۔ یہ بچہ پس رہا ہے، جاری ہے۔